ईरान ने मिलकर बड़ा तगड़ा मुकाबला किया है डोनाल्ड ट्रंप का, उसकी दादागिरी का। मतलब लेने के बेरे पड़ गए। समझ नहीं आ रहा ये लड़ाई कैसे खत्म करे, कैसे ऑफ रैंप ले। अब डोनाल्ड ट्रंप बहुत खतरनाक और बहुत पावरफुल है। तलवे चाटो, उसकी कॉलोनी बन जाओ साहब। हमको तो प्रैक्टिस है कॉलोनी बनने की। शुरू से कहा गया कि ईरान हैज नो एयर डिफेंस, ईरान के पास एयर डिफेंस नहीं है। अगर इनके पास एयर डिफेंस नहीं है तो ये जहाज गिराने में कामयाब कैसे हुए? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे दूसरे दिन ये आके मेरे तलवे चाट रहे होंगे, they'll be kissing my beak, सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो। 28 दिन हो गए साहब, लड़े जा रहा है, कोई अंत नहीं है। वार पे पलटवार कर रहा है, लेने के ढेरे पड़ गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, और इजराइल को भी अच्छी भारी क्षति पहुंची है। ऑयल की कीमत हमारे लिए जो हम $50 $60 पे रूस से खरीद रहे थे, आज हमको $138 तक देना पड़ गया। हमको बात करनी चाहिए इजराइल से कि भाई अब काफी हो गया यार, अब बस करो। आप तो हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमसे क्या दुश्मनी। आपकी मिसकैलकुलेशन है, हम भुगत रहे। मैं आपको याद दिला दूं कि खर्ग आइलैंड पकड़ना मतलब लड़ना पड़ेगा, वॉक ओवर नहीं मिलेगा कि आइए साहब प्लीज, आप ही का इंतजार था। ठीक है, आप कैप्चर कर भी दे तो वहां बैठे रहना तकरीबन असंभव कर देगा, और बैठेंगे तो अच्छी। TCH पर आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल GD बख्शी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत TCH पर। सवाल मैं पहला नहीं पूछता हूं सर, जो वार चल रहा है आपसे बेहतर उसको कौन जानता है। मैं आपका एक टेक लेना चाहता हूं शुरुआत में कि आप इस पूरे वार को कैसे देख रहे हैं। अपना वक्त लेकर एक टेक आपका चाहता हूं, उसके बाद कुछ सवाल है। देखिए, ये जो युद्ध चल रहा है, महायुद्ध, ये 21वीं शताब्दी का एक बहुत निर्णायक युद्ध साबित होगा। कैसे? इसमें फैसला होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी दादागिरी से, अपनी डीलिंग से दुनिया को वापस घसीट सकते हैं बैक टू अ यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, या एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर अब खुलकर एस्टैब्लिश हो जाएगा। मेरा समझना है कि इसमें अमेरिका ने, इजराइल ने बहुत बुरी तरह से अंडर एस्टिमेट किया ईरान की मिलिट्री ताकत, ईरान की विल पावर, रिजिलियंस और स्टैमिना, और इसके चलते इनको भारी नुकसान करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। यस, उन्होंने ईरान का जबरदस्त नुकसान किया है, बहुत बहुत क्लेश पहुंचाया है वहां के आवाम के, जिसको वो आजाद करने की गुहार लगा रहे हैं। यू कांट बॉम्ब पीपल इनटू फ्रीडम एंड हैप्पीनेस। और जिस तरह से उन्होंने बर्बादी की है, बर्बादी काफी दर्जे की बर्बादी हुई है वहां, लेकिन ईरान हैज हिट बैक। ईरान हैज हिट बैक इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। 27 अमेरिकन एयर बेसेस उनके ऊपर खच्चे उड़ा दिए हैं, इनके सारे रडार नॉकआउट कर दिए हैं, 13 से ज्यादा जहाज गिरा चुके हैं, 21 के करीब शहीद कह रहे हैं अमेरिकन फौजी हो गए हैं, कहा जा रहा था 200 के करीब घायल हुए हैं, जिनमें से मेरा अंदाज तो है कि बहुत सारे शहीद भी हो गए बेचारे, जो कि ये छुपा रहे। ठीक है, इजराइल का भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है, तेल अवीव में भीषण नुकसान हुआ है। नंबर ऑफ मिसाइल जो ईरान फायर कर रहा है, दे मे हैव गॉन डाउन, लेकिन उनकी एक्यूरेसी और लीथैलिटी हर रोज बढ़ती ही जा रही। तो ये जो है एक सेमिनल युद्ध रहेगा, जो कि मल्टीपोलैरिटी को अब एस्टैब्लिश कर रहा है। किस तरह रूस, चीन, ईरान ने मिलकर बड़ा तगड़ा मुकाबला किया है डोनाल्ड ट्रंप का, उसकी दादागिरी का, और मतलब लेने के बेरे पड़ गए। समझ नहीं आ रहा ये लड़ाई कैसे खत्म करे, कैसे ऑफ रैंप ले। दिस इज माय ओपनिंग स्टेटमेंट। सर एक सवाल था कि शुरू से कहा गया कि ईरान हैज नो एयर डिफेंस, ईरान के पास एयर डिफेंस नहीं है। अभी आपने ही बताया, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी और भी जगहों पे आई है कि तकरीबन 18 से 20 जहाज जो हैं वो अमेरिका के इन्होंने गिराए,
और इसके अलावा जो ड्रोन्स थे उनके, वो ड्रोन भी गिराए। हरमस ड्रोन्स की बात हो रही है कि वो ड्रोन्स भी गिराए हैं। अगर इनके पास एयर डिफेंस नहीं है तो ये जहाज गिराने में कामयाब कैसे हुए? हाँ, देखिए, पहले जो एयर डिफेंस था इनके पास टू स्टार्ट विद, चीन के S-300 इक्विवेलेंट HQ-9, HQ-16 वगैरह मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम था। ये सिस्टम तो हमने भेज दिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। इंडिया हैज सक्सीडेड इन डिस्ट्रॉइंग दैट सिस्टम एंड डूइंग हेवी डैमेज टू पाकिस्तान। तो ये कोई अभेद सिस्टम नहीं था, काफी लीकी सिस्टम था। इसको इलेक्ट्रॉनिकली जैम कर दिया इजरायली ने और अमेरिकन ने। फिर बाद में खबर आई है, कुछ दिन पहले की ही खबर है, कि 17 एंटोनोव 124 जो कि दुनिया का लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट जहाज है, वो रूस ने भेजे वहां और 4 बैटरीज S-400 की भेज दी है। इसकी कोई ठोस पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन जो अमेरिकन ब्रॉडकास्ट चैनल्स हैं उनमें ये प्ले किया जा रहा है। ये खबर आई थी और इसके बाद हमने देखा कि एक दिन 3 F-15, अगले दिन 3 F-16, एक F-35, फिर दूसरा F-35, ये लगातार टपकने शुरू हो गए। और जैसे आपने खुद बताया है कि 17-18 जहाज अमेरिका के डाउन हो चुके। ठीक है साहब। और अब मतलब फ्री रन जो मिल रहा था अमेरिका को, इजराइल को, क्या मर्जी चाहे बॉम्ब करे, ये करे, वो अब मुश्किल पड़ गया। कई एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है कि भाई अभी तक अमेरिका और इजराइल जो भी बॉम्बिंग कर रहे थे वो स्टैंड ऑफ बॉम्बिंग कर रहे थे कुवैत से, इराक से, वहां से स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल फायर कर रहे थे। अब वो ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं ओवर ईरानियन एयर स्पेस, और वो अगर रडार जैम भी कर दे तो विजुअली एक्वायर हो रहे और उनको वो ठोक रहे हैं। मेरे हिसाब से S-400 आ गए। इसके अलावा वो जो मैनपैड है वेबर नाम के, रूस ने उनको मैनपैड शोल्डर फायर्ड सैम मिसाइल दे दिए। इनमें फिल्टर है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जब आप के ऊपर फायर करते हैं हेलीकॉप्टर पे या जेट फाइटर पे, क्या कहते हैं, मिसाइल शोल्डर पैड फायर किया जाता है, तो वो फ्लेयर फायर करता है। आपने देखी होंगी टेलीविजन पिक्चर, किस तरह वो फ्लेयर फायर करता है ताकि वो डिफ्लेक्ट हो जाए। लेकिन इसके अंदर खास फिल्टर है, ये जो लेटेस्ट रशियन शोल्डर फायर्ड मिसाइल है, जो कि फिल्टर से डिफ्लेक्ट नहीं होता, और ये भी अगर हिट करे तो वो फिर काफी अच्छा स्कोर कर रहा है। सर, आपने रशिया चाइना की बात की और आप हमारे देश के सबसे सीनियर और सबसे एक्सपीरियंस्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, फील्ड से लेकर, और सारी चीजों को आपने खुद देखा है बहुत करीब से। और जिस जमाने में आप एक्टिव थे, 1971 की वार हो या उसके बाद भी, उस जमाने में दुनिया मल्टीपोलर थी। एक तरफ रशिया था और एक तरफ अमेरिका था। दोनों में से किसी को यह नहीं कहा जा सकता कि नहीं, किसी की कोई फॉल्ट नहीं थी, दोनों अपने अपने तरीके के थे। और आज ऐसा दिख रहा है कि यूनिपोलर जैसी दुनिया बनती जा रही है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को आप सोचिए कि उसके ऑफिस से, उसके घर से उठा लिया जाता है। क्यूबा में जो कुछ हो रहा है, नाइजीरिया में हो रहा है, जहां मन किया अमेरिका गया, जो चाहे कर लिया। मैं चाहता हूं कि वार की बात तो लगातार हो ही रही है, आपको पिछले इतने दिनों से हम रोज सुन रहे हैं जहां भी आप जा रहे हैं, और बहुत कुछ हमने सीखा आपको सुन के। लेकिन ये मल्टीपोलर और यूनिपोलर दुनिया में फर्क क्या है, बहुत लोगों को शायद समझ में नहीं आता होगा। मैं चाहता था आप अपने एक्सपीरियंस से, और जो दुनिया आपने देखी है और जो देख रहे हैं, लोगों को, हमारे दर्शकों को जरा सा ये अगर आप बता पाते कि मल्टीपोलर क्यों होना जरूरी है और यूनिपोलर में दिक्कत क्या है, तो शायद मतलब कुछ लोगों को समझ में आता, जिनको लगता है कि अच्छा अमेरिका अगर राज करेगा तो सब अच्छा रहेगा। देखिए, 1971 में जब मैं कमीशन हुआ था और मैंने बांग्लादेश के युद्ध में हिस्सा लिया था, उस वक्त एक बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था। यानी दुनिया दो पोल्स में बटी थी, एक अमेरिका का, दूसरा सोवियत संघ। दे वर जस्ट इक्वली स्ट्रांग, बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था। 1991 में इन्होंने इकोनॉमिक वॉरफेयर करके सोवियत संघ को बर्बाद कर दिया। उसको 17 टुकड़ों में वो टूट गया सोवियत संघ।
क्योंकि उन्होंने जो ऑयल की प्राइस थी सऊदी अरेबिया की मदद से फ्री फॉल में डाल दी। $30 प्रति बैरल से उस वक्त घट के वो $10 प्रति बैरल तक आ गया था ऑयल, और इससे सोवियत इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। ये बड़ी सोची समझी चाल थी अमेरिका की। तब से यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आया, और ये यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कोई तकरीबन 2010 तक चला, ठीक है। और इसके चलते अमेरिका ने तो टोटल दादागिरी शुरू कर दी, जिस देश के चाहे उसको रगड़ दे, हमला कर दे। खासकर थर्ड वर्ल्ड के देशों को तो इन्होंने कभी इराक पे हमला किया, फिर लीबिया पे हमला किया, अफगानिस्तान पे हमला किया। हैरत की बात यह है कि इमीडिएट वॉर तो जीत गए, जो अच्छी शॉर्ट टर्म प्लानिंग करके की थी इन्होंने, वो तो जीत गए। इराक पे कब्जा कर लिया, बगदाद पे कब्जा कर लिया, उसके बाद पिट गए। 8 साल फंस गए इराक में, 20 साल फंस गए अफगानिस्तान में, और अंततः वहां से बुरी तरह मार खा के निकलना पड़ा। $4 ट्रिलियन खर्चा कर दिया था इराक में, और वहां भी $2 ट्रिलियन अफगानिस्तान में। 4000 बॉडी बैग्स आ गए इराक में, अफगानिस्तान में उससे ज्यादा बॉडी बैग्स आ गए, 15,000 के करीब बताया जा रहा है। और जैसे ये वियतनाम में पिटे थे, उस तरह पिट के इनको निकलना पड़ गया। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, हालांकि वर्ल्ड मल्टीपोलर ऑर्डर बन चुकी थी, लेकिन उन्होंने एक बड़ा दादागिरी का दौर शुरू किया कि मैं तो साहब फिर से यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ला रहा हूं। अमेरिका जिस एसोसिएट देश को, वो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है, जिस एसोसिएट देश को, थर्ड वर्ल्ड कंट्री को लाश मारना चाहता है, मार सकता है। इसके चलते उन्होंने, जैसे आपने बताया, मादुरो को उसकी बेचारी की पत्नी के साथ ले आए वेनेजुएला से, ठीक है जी। और फिर ये ईरान पे चढ़ गए, क्यूबा के ऊपर साइबर अटैक कर दिया, ग्रीनलैंड को पकड़ना चाहते हैं क्योंकि वहां पे रेयर अर्थ है जो इनको चाहिए, कनाडा को पकड़ने की बात कर रहे हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात है। हाँ, ग्रीनलैंड की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ रेयर अर्थ है। तो ये मैं कहने का मतलब ये है कि क्या आप दुनिया के 17वीं 18वीं शताब्दी की ओर ले जा रहे हैं? उपनिवेश का युग, कॉलोनियलिज्म का युग आप इनसे लाना चाहते हैं कि मतलब जो देश थर्ड वर्ल्ड कंट्री है उसके हम मसल देंगे, कुचल देंगे और कब्जा कर लेंगे, उसके रिसोर्सेज हड़प कर लेंगे। अरे साहब रहने दीजिए, आप थोड़ा सा यू नीड टू वेक अप टू रियलिटी। और एक्चुअली इनके एक वेकअप कॉल की जरूरत थी डोनाल्ड ट्रंप साहब के, क्योंकि वो सटिया रहे, पगला रहे और दंग मारे पागल हो रहे, ठीक है। इसलिए टू सम एक्सटेंट मैं समझता हूं ईरान हैज डन अ फेवर टू द थर्ड वर्ल्ड बाय पुशिंग बैक अगेंस्ट अमेरिका, बाय गिविंग इट अ वेरी टफ फाइट। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे दूसरे दिन ये आके मेरे तलवे चाट रहे होंगे, दे विल बी किसिंग माय बीक, सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो। मतलब अब इट साउंड स्टूपिड, ठीक है। 28 दिन हो गए साहब, लड़े जा रहा है, कोई अंत नहीं है, वार पे पलटवार कर रहा है, लेने के देने पड़ गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, और इजराइल को भी अच्छी भारी क्षति पहुंची है। दोनों ने मिसकैलकुलेट किया, अंडर एस्टिमेट किया ईरान को, और अब उसका खमियाजा वो भुगत रहे हैं। बिल्कुल सर, अरब वर्ल्ड का इसमें रोल कैसे आप देखते हैं? अभी जिस तरह से यूएई के लगातार बयान आ रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए कोई बनता है तो मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा, हमारी नेवी उसमें शामिल होगी। सऊदी अरबिया में जेलेंस्की गया हुआ है, वो वहां पर एंटी ड्रोन सारा कुछ करने की कोशिश कर रहा है। और अरब वर्ल्ड का सारा रोल आप कैसे देखते हैं इस पूरे वार में भी और इसके अलावा भी? अभी आपने बेहद जरूरी जानकारी दी कि यूएसएसआर जिस तरह से बिखरा, उसमें अरब वर्ल्ड का अपना रोल था, जिस तरह से पेट्रोल की प्राइस कम की गई, ऑयल की प्राइस कम की गई, क्रूड ऑयल की। अभी आप कैसे उस रोल को देखते? देखिए साहब, अनफॉर्चुनेटली जो ऑयल शॉक 1973 में हुई और फिर एक छोटी ऑयल शॉक आई थी 2022 में, जब रूस ने यूक्रेन पे
स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन हमला किया किया था, था, जी। ठीक है, हमला किया था। तो वो जो है वो दोनों कंबाइंड ये ज्यादा ज्यादा खतरनाक ऑयल शॉक है दुनिया पे इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इससे ज्यादा जबरदस्त ऑयल शॉक पहले नहीं आई है सारी, क्योंकि ईरान has proved come out stronger from this war than it started। आप पूछेंगे कैसे? रॉबर्ट पिप, जो कि एक बड़े जाने माने प्रोफेसर हैं यूनाइटेड स्टेट्स के एयर वॉरफेयर के, उन्होंने कहा है कि युद्ध शुरू होने के पहले ईरान का कब्जा नहीं था गल्फ ऑफ हॉर्मुज पे, अब है, और उसको हटाना निकालना बहुत मुश्किल है, इतनी आसानी से नहीं होगा। चाहे आप बूट्स ऑन द ग्राउंड डाल लें, ज्यादा नुकसान उठाएगा यूनाइटेड स्टेट्स। वो हम अलग सवाल में कवर कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या रूपरेखा होगी ऑपरेशन की। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ईरान हैज इमर्ज स्ट्रॉन्गर। अमेरिका, देयर वाज नो स्ट्रैटेजी। इजराइल को लगा कि एक मौका है, नेतन्याहू साहब को लगा कि मैं ईरान को खत्म कर दूं। मोसाद चीफ ने कहा कि हाँ साहब, मैंने तो वहां तख्ता पलट के सब इंतजाम कर दिए हैं। वो फेल हो गया साहब। और जब आपको रियलाइज हुआ कि फेलियर हो गया है, एंकर प्रिमाइज ऑफ की स्ट्रैटेजी की, रेजिम चेंज की खत्म हो गई है, तो फिर यथार्थ के मुताबिक चलना। लड़ाई में यू कांट बी सब्जेक्टिव, यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव, यू हैव टू बी रियलिस्टिक। और वो आई एम अफ्रेड द प्लानिंग वाज नॉट रियलिस्टिक, इट वाज विश फुलफिलिंग। ये अच्छा हो कि ये हो जाए, ऐसे तो थोड़ी ना प्लान किया जाता है। और मुझे हैरत है कि इजराइल जैसा देश, जो कि बहुत ही बहादुर एक देश है, और हमारी बहुत मदद की है इजराइल ने, हर युद्ध में मदद की है, और टेक्नोलॉजी शेयर करता है। हम दोनों के इंटरेस्ट काफी मिलते जुलते हैं। लेकिन इस बार जो इजराइल ने मिसकैलकुलेट बड़ी बुरी तरह से कर दिया है, और अब वो ऐसी हालात पैदा कर दी है कि सारी दुनिया का तो नुकसान भीषण हो रहा है। रिसेशन दुनिया में आकर रहेगी, आप लिख के ले लीजिए मेरे से। दुनिया की इकोनॉमी में तबाही हो रही है, और जो देश जिन्होंने सबसे ज्यादा सफर किया है उनमें शामिल है भारत, जापान, कोरिया, एशियाई देश और यूरोप। खासा नुकसान हुआ है भारत का भी, और आने वाले दिनों में होगा। देखिए, हमारी 50% ऑयल गल्फ से आता है, 60% गैस गल्फ से आती है। कतार की जो ऑयल जो गैस फैसिलिटी, रास लगान ऐसा कुछ नाम है, लफान, वो हिट हो गई। 1-1.5 साल लगेगा वापस आने में। तो साहब, हमको तो नुकसान पहुंचा है ना साहब। ऑयल की कीमत हमारे लिए, जो हम $50 $60 पे रूस से खरीद रहे थे, आज हमको $138 तक देना पड़ गया। और 138, आप कहेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी इकोनॉमी को। दैट इज ब्रेव टॉक, दैट इज गुड कि आप कॉन्फिडेंस दिखाएं। लेकिन असलियत यह है कि नुकसान तो काफी जबरदस्त हमको झेलना पड़ गया है। और मैं तो समझता हूँ हमको अब इजराइल से हमारी इतनी दोस्ती है, हमको बात करनी चाहिए इजराइल से कि भाई अब काफी हो गया यार, अब बस करो। आप तो हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमसे क्या दुश्मनी, हम तो दोस्त हैं आपके। आपकी मिसकैलकुलेशन है, हम भुगत रहे हैं, और आप अभी भी डबल डाउन कर रहे हैं कि नहीं साहब, मैं तो बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। प्रॉब्लम यह है कि काफी खासा नुकसान इजराइल का भी हो रहा है। तल अवीव पे हमले हुए हैं, वो जो एयरपोर्ट बेन गुरियन की, डिमोना पे बेन गुरियन बंद पड़ा है जी। हाँ, आपका जो डिमोना का रिएक्टर है, वो जो कॉम्प्लेक्स है डिमोना का, वो हिट हो गया है, उसके साइंटिस्ट हिट हो गए हैं। हाइफा की रिफाइनरी जल गई है, जो कि 50% आपका तेल, 60% आपका डीजल और एयर टर्बाइन फ्यूल वगैरह देती है। कुछ देर के बाद आपको भी ऑपरेशन में फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो पाइपलाइन आपकी आती थी आर्मेनिया से, वो उन्होंने हिट कर दी है, हाइफा का प्लांट हिट कर दिया है। तो ये कहना कि इजराइल का कोई नुकसान नहीं हुआ, ये गलत है।
आप बहादुर देश हैं, अपना भाव नहीं दिखाते, अपनी चोट नहीं दिखाते, सेंसरशिप बड़ी जबरदस्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ है, और आपको भी अब किस हद तक आप नुकसान झेल सकते हैं, कब तक चल सकते हैं। हर दिन जो गल्फ ऑफ हॉर्मूज बंद रहेगी, आप समझते हैं इजराइल की इकोनॉमी पे फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। वो अमेरिका की इकोनॉमी पे फर्क पड़ना शुरू हो गया है। 5% पे आ गई है इन्फ्लेशन, और जो तेल की कीमतें भी $4-5 जो $2-3 हुआ करती थी, $4-5 पे आ गई है। $6-7-8 तक की बात की जा रही है। हर एक अमेरिकी के पेट पे लात लगेगी जो नॉन एब्सटीन क्लास है। लगनी शुरू हो गई है साहब। मिड टर्म इलेक्शन का साल है। डोनाल्ड ट्रंप साहब समझते हैं कि ऐसे ही पतली गली से निकल जाएंगे? नहीं हो सकता। नुकसान पॉलिटिकल इनके काफी हो चुका है, और होने वाला है। सर, आपने बूट ऑन द ग्राउंड की बात खुद ही कर दी थी, और अभी आज खबर आई है जब हम बात कर रहे हैं कि 10,000 और बूट्स ये भेज रहे हैं, 10,000 और सैनिकों को भेज रहे हैं। पहले भी मरीज भेजने की बात थी और बाकी सब था। तो ये लग रहा है कि ये प्लानिंग कर रहे हैं, खार्क पे करेंगे या कहीं और करेंगे, ये तो बात की बात होगी। अगर वाकई मान लीजिए होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है अभी भी की हो, लेकिन अगर वाकई होता है, बूट ऑन द ग्राउंड आते हैं ईरान के अंदर, तो हाउ यू सी द सिनेरियो? देखिए साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जब टैंकर वॉर हुई थी 1988 में, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक लेख लिखा था गार्डियन में, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि ईरान को सॉर्ट आउट करने का एक तरीका है, खर्ग आइलैंड पकड़ लो। रियल एस्टेट एजेंट है वो, तो बोले रियल एस्टेट एजेंट इसी जैसे पकड़ लो खर्ग आइलैंड को। ईरान गया। ईरान की इकोनॉमी 90% तेल का आयात वहां से होता है। तो उन्होंने जब पेंटागन के ये प्लान भेजा, अफसोस की बात यह है कि अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में एक चाटुकारिता का एक दौर आ गया। मेरे जैसे जो फौजी हैं, उनको दे आर सपोज टू टॉक। हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या नफा नुकसान क्या होगा था। तो कहा जा रहा है कि डैन शेन ने भी बोल दिया था डोनाल्ड ट्रंप के कि साहब बहुत मुश्किल होगा गल्फ ऑफ हॉर्मूज से खोलना, आपका जानी माली नुकसान होगा। लेकिन बड़ी चतुराई से उन्होंने एक सेंटेंस ऐड कर दिया कि बड़ा हाई रिस्क हाई पे ऑफ ऑपरेशन होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के गैम्बलर हैं, उन्होंने हाई रिस्क तो छोड़ दिया अलग, हाई पे ऑफ पकड़ के बैठ गए कि साहब अगर सस्ता चल गया तो बहुत मेरा फायदा होगा। ठीक है, जो मैं हार रहा हूं, जो मेरी मुंह पे कालिख टूट गई है, वो अभी भी मैं बचा सकता हूं अपने आप को अपनी लुटिया डीगने से। तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ साहब तैयारी करो, ये करो। अमेरिका के जो भी पुराने मिलिट्री कमांडर, फॉर्मर सेंट्रल कमांड के कमांडर, मैटिस जैसे सीनियर मिलिट्री ऑफिसर, वो सब अमेरिका को कह रहे हैं कि साहब गलती मत करना, बूट्स ऑन द ग्राउंड। रॉबर्ट फीप ने कहा है एस्केलेशन ट्रैप है, मत फंसो जैसे लिंडन बी जॉनसन वियतनाम में फंस गया था और 14 साल बैंड बच गया था। 50,000 बॉडी बैग आए थे वहां से साहब, और रिचर्ड मलाउस निक्सन से इम्पीच हो गए। ठीक है, वो भी झूठ भरे बकवास करने की आदत थी उनकी, और वो पूरी तरह से अमेरिका का नुकसान पहुंचा। ये दोबारा वैसे ट्रैप में फंस रहे हैं। अगर ये बूट्स ऑन द ग्राउंड डाल देंगे तो भारी क्षति पहुंचेगी मिलिट्री लाइफ। ये भी हाई क्वालिटी मिलिट्री मैन पावर, स्पेशल फोर्सेस, मरीन, पैराट्रूपर्स, 82nd एयरबोर्न डिवीजन। देखिए साहब, इन्होंने कोई 13 मार्च को आदेश दिए थे कि जो त्रिपोली एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, बैटल ग्रुप है, ये छोटा कैरियर है। ठीक है साहब, 30-40 हजार टन का छोटा कैरियर है, जिसके आपके वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वाले F-35 जहाज हैं, F-35B, ऑस्प्रे टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं, और 2,500 मरीन। इसके साथ एक क्रूजर, 2 डिस्ट्रॉयर, वो जो है ओकिनावा से चले थे, और ये पहुंच जाने थे। कल का हिसाब था कि ये पहुंच जाएंगे गल्फ के क्षेत्र में।
लेकिन ये दीगो गार्सिया पे रुक गए। ठीक है साहब, ये दीगो गार्सिया पे रुक गए, इनकी रिप्लेनिशमेंट वगैरह हो रही है क्योंकि लंबी वॉयज करी है जापान से। और दूसरा कैरियर बैटल ग्रुप, ये छोटा एम्फीबियस असॉल्ट ग्रुप बॉक्सर, वो अमेरिका से चालू हो रहा है। वो कई लोग तो अब अलग अलग अंदाज लगाए जा रहे हैं कि कब तक पहुंचेगा। कोई लोग कह रहे हैं कि 15 दिन लग जाएंगे इस वॉयज को, एक अंदाज था कि 5 दिन लगे। ठीक है, 5 दिन की डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करा दिया, याद है आपको? डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा सीज फायर में कभी सिंसियर नहीं रहे, हमेशा धोखाधड़ी करी है। सीज फायर का नाम लेके पिछले साल उन्होंने हमला करवा दिया था इजराइल से ईरान के ऊपर। इस साल फिर वही ड्रामा किया, पीस टॉक पीस टॉक पीस टॉक। जेराल्ड कुशनर और विटकॉफ जो है उनके गोल्फ बड़ी, वो कोई एरिया एक्सपर्ट नहीं है, कोई न्यूक्लियर एक्सपर्टीज नहीं है, क्योंकि मेरे साथ गोल्फ खेलता है तो लगा। और पीस टॉक्स में वो तो ड्रामा कर रहे थे और केवल टाइम गेन कर रहे थे कि सरप्राइज अचंबा हासिल हो जाए, हम झांसा दें पीस टॉक का और हमला करें। एक बार आपने किया, 2 बार आपने किया, तीसरी बार दूसरे लोग भी इतने बड़े बेवकूफ नहीं जितना कि आप समझते हैं कि हर बारी वही ट्रिक ट्राई करोगे। यू हैव टू टीच ए न्यू ट्रिक टू ए ओल्ड पुन। ठीक है, वो इस बार ईरान बिल्कुल क्लियर है कि पीस टॉक झांसा है, ढकोसला है, फरेब और झूठ है, और वो तैयारी में लगा हुआ है अपनी। आपने घोड़े पे चढ़ के अनाउंस कर दिया है कि मैं खर्ग आइलैंड पकड़ लूंगा। मैं आपको याद दिला दूं कि खर्ग आइलैंड पकड़ना मतलब लड़ना पड़ेगा, वॉक ओवर नहीं मिलेगा कि आइए साहब प्लीज, आप ही का इंतजार था। ठीक है, और वो कोई 17-18 किलोमीटर है ईरान के कोस्ट लाइन पे, यानी वहां से वो तोपों से भी फायर करे तो पिन पॉइंट आपके मरीनों के परकच्चे उड़ा दे। आप कैप्चर कर भी दे तो वहां बैठे रहना तकरीबन असंभव कर देगा, और बैठेंगे तो अच्छी खासी बॉडी बैग्स वहां से जाए। 30 आइलैंड्स हैं ये हॉर्मूज में, जिनमें से जो खास हैं ग्रेटर टुम्ब, लेसर टुम्ब और अबू मूसा। हाँ, ये 3 ज्यादा आसान होंगे पकड़ने के लिए क्योंकि ये गल्फ के शुरू में है। ठीक है, ये तो जाके उधर है, और आप समझते हैं 3 आइलैंड कैप्चर करके आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल देंगे? नेगेटिव। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरा डोमिनेट करती है नॉर्थ बैंक ऑफ इजराइल, ऑफ ईरान का ये कोस्ट है जो डोमिनेट करता है। आपको वो कोस्ट पूरा पकड़ना पड़ेगा। तो 5000 मरीन आप भेज रहे हैं, आप कह रहे हैं कि साहब मैं कोई 3001 ब्रिगेड एम्फीबियस ये जो है 82nd एयरबोर्न डिवीजन की वो भेज दूंगा, फिर वो भी आ जाएगी 15 अप्रैल तक 82nd एयरबोर्न डिवीजन। तो टोटल आपके अगर 8000 11,000 भी आप ट्रूप्स लगा दें, ईरान के पास 6 लाख की फौज है,